तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रिग्रेशन एनालिसिस, हिंदी में बोलते हैं प्रतीप गमन विश्लेषण। तो न्यू टॉपिक इज रिग्रेशन एनालिसिस, दैट इज प्रतीप गमन विश्लेषण। कुछ बुक्स इसको हिंदी में समाश्रयण विश्लेषण भी कहते हैं। अब देखिए, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कोरिलेशन जो हमने पढ़ा उसका रिग्रेशन से क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। देखिए, जो कोरिलेशन होता है वो केवल दो वेरिएबल्स के बीच में कितना क्लोज लीनियर एसोसिएशन है, कितना क्लोज स्ट्रांगली एसोसिएशन है, इसी के बारे में बात करता है। मतलब कोरिलेशन से केवल हमें ये पता लगता है कि जो दो वेरिएबल हमने दे रखे हैं, जो दो चर राशि हमारे पास हैं, उनके बीच में कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक, कितना अधिक और कितना कम इसमें सहसंबंध है, कितना आपस में इनमें रिलेशन है। लेकिन इन दोनों के बीच में एग्जैक्ट और यू कैन से फंक्शनल रिलेशन कोरिलेशन से पता नहीं लगता। मैंने एक वर्ड बोला, फंक्शनल रिलेशन, मतलब फलनात्मक संबंध जो है वो हमें कोरिलेशन से पता नहीं लगता। कोरिलेशन केवल और केवल सहसंबंध केवल ये बताता है कि जो दो वेरिएबल दे रखे हैं उनमें आपस में स्ट्रॉन्ग या वीक कैसा संबंध है, बट वो संबंध वास्तव में क्या है, वो संबंध एक फलन के रूप में, एक फंक्शन के रूप में क्या है। जैसे एग्जांपल मैंने दिया, आपके पास दो वेरिएबल कौन कौन से हैं, x और y आपके पास वेरिएबल हैं। तो ऐसा कोई फलन, जैसे हमने कहा कि y की वैल्यू कब आएगी, y इज इक्वल टू 2x + 3, ये क्या हो गया, एक फलन हो गया, ये क्या हो गया, एक आपका फंक्शन हो गया। ऐसा फंक्शनल रिलेशन हमें कोरिलेशन में यानी सहसंबंध में नहीं मिलता। ऐसा फंक्शन जिससे हमें x और y में जो चेंज हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, वो एग्जैक्टली पता लग जाए, वो पूरी सटीकता से पता लग जाए, ऐसा हमें केवल और केवल कहाँ पता लगेगा, रिग्रेशन में पता लगेगा। इसका मतलब मोटे मोटे तौर पर इसको समराइज करें तो क्या हुआ, कोरिलेशन हमें केवल यह बताएगा कि जो दो वेरिएबल दे रखे हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, उन वेरिएबल में हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग या वीक, अधिक ताकतवर या कमज़ोर कोई सहसंबंध है या नहीं। ऊपर से आपको याद होगा, कार्ल पियर्सन वाले हमारे फॉर्मूले में हमने ये एज्यूम भी किया था, हमारी ये मान्यता भी थी कि उन दोनों में कैसा संबंध होना चाहिए, लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। तो सहसंबंध केवल इतना बताएगा कि उन दोनों वेरिएबल में कोई संबंध है या नहीं, या किस हद तक है, किस हद तक है, किस एक्सटेंट तक है। लेकिन एग्जैक्ट फंक्शन जिससे हम प्रेडिक्ट कर सकें, देखिए मैंने एक वर्ड बोला प्रेडिक्शन, जिससे मैं किसी एक चर मूल्य का पता होने पर दूसरा चर मूल्य पता कर सकूं, यानी जिसमें किसी एक वेरिएबल के पता होने से, नोन होने से, मैं दूसरे वेरिएबल की वैल्यू एग्जैक्टली इन टर्म्स ऑफ नंबर्स निकाल सकूं। ऐसा हमको केवल और केवल कहाँ मिलेगा, रिग्रेशन में मिलेगा। दूसरी बात, देखिए रिग्रेशन जो है वो हमेशा कोरिलेशन के बाद करना चाहिए। इसका रीज़न क्या है, सपोज मैंने दो वेरिएबल में कोरिलेशन निकाला और उनका कोरिलेशन बहुत वीक निकला, उनका कोरिलेशन बहुत कम निकला, तो जिसका कोरिलेशन ही कम है उनके बारे में प्रेडिक्शन करके मैं क्या करूंगा, उनके बारे में मैं फलनात्मक संबंध, उनके बारे में मैं फंक्शन निकाल के क्या करूंगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है। क्योंकि जब दो वेरिएबल आपस में किसी हद तक कोरिलेट ही नहीं है, उनमें बहुत कमज़ोर कोरिलेशन है, बहुत माइन्यूट सा कोरिलेशन है, तो उस माइन्यूट से कोरिलेशन के बेस पर रिग्रेशन निकालना बिल्कुल निरर्थक है, बिल्कुल उसमें कोई सेंस नहीं उस चीज़ का, क्योंकि उससे मुझे कोई प्रेडिक्शन नहीं मिलेगा। तो कोरिलेशन के बाद ही करना चाहिए रिग्रेशन, कि जब कोरिलेशन एक बार ये कंफर्म कर दे, कोरिलेशन एक बार ये बता दे कि हाँ इन दोनों वेरिएबल बीच में काफ़ी हद तक बड़ी मात्रा में क्या है, सहसंबंध है, काफ़ी हद तक बड़ी मात्रा में क्या है, सहसंबंध है, तो उस संबंध का फलन, उस संबंध का फंक्शन, उस रिलेशन का फंक्शन क्या है, वो निकालने के लिए हम रिग्रेशन की ओर जाते हैं। तो दैट मीन्स कोरिलेशन ऑलवेज प्रीसीड्स द रिग्रेशन। इसका मतलब ये हुआ कोरिलेशन सदैव रिग्रेशन से पहले हो जाता है। अब दूसरी बात कि हमने कहा कोरिलेशन क्या बताएगा आपको, कोरिलेशन मियरली, जो भी मैंने बातें बोली उसको समराइज कर देते हैं। कोरिलेशन
merely shows the degree of relation between the two variables. That is, how strong और how weak, कितना कमजोर, the how strong or how weak the two variables, how strong or how weak the two variables are associated. दो वेरिएबल कितना स्ट्रांग या कितना वीक एसोसिएशन रखते हैं. दूसरी बात, रिग्रेशन एनालिसिस gives the exact relation, और यू कैन से फंक्शनल रिलेशन. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फंक्शन दे देता है हमको, ये एक फलन दे देता है, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स. तीसरी बात, कोरिलेशन प्रीसीड्स द रिग्रेशन. कोरिलेशन ऑलवेज precedes the regression, because if correlation is weak between two variables, then there is no sense to find function between them, to find functional relationship between them. तो जो हमने कहा उसको हमने यहाँ पे समराइज भी कर लिया कि अगर दो हमारे वेरिएबल्स बीच में कोरिलेशन ही वीक है, कोरिलेशन ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, तो कोई सेंस नहीं है उन दोनों के बीच में हमारा फंक्शनल रिलेशन निकालने में. नंबर चौथी बात, रिग्रेशन इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट द वैल्यूज ऑफ y with respect to the known value of x, and similarly to predict the value of x with respect to the known value of y. इसका मतलब क्या हुआ, जो रिग्रेशन की इक्वेशंस बनेंगी भी हमारे थोड़ी देर बाद सामने हमारे, तो उन रिग्रेशन की इक्वेशन से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं कब, जब x पता हो, और x की वैल्यू कब निकाल सकते हैं, जब y पता हो. तो कोरिलेशन ऐसी कोई प्रेडिक्शन नहीं देता है, कोरिलेशन केवल और केवल बताता है कि दो वेरिएबल के बीच में कितना क्लोज या कितना कम एसोसिएशन है, और उस एसोसिएशन के बाद रिग्रेशन हमें एग्जैक्ट फंक्शन दे देता है, और उस फंक्शन से हम x की वैल्यू y के बेस पर और y की वैल्यू x के बेस पे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं. तो ये हमने जो भी बातें की उसको हमने समराइज कर लिया. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है जो कई बार क्वेश्चन ही बनता है. जब मैं रिग्रेशन की बात करूंगा तो आपने देखा होगा लास्ट पॉइंट पे मैंने दोनों बातें लिखी कि x की प्रेडिक्शन कर लेते हैं y के बेस पे और y की प्रेडिक्शन कर लेते हैं x के बेस पे. तो स्वाभाविक है एक प्रश्न मन में उठना कि जब एक हमारे पास संबंध आ गया, जब एक हमारे पास फंक्शन आ गया x और y का, तो दोनों को अलग बात क्यों की मैंने कि x के बेस पे y और y के बेस पे x. तो एक नया क्वेश्चन अराइज हुआ,
उसको मैं एज ए क्वेश्चन ही लिख के फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा कि वाई डू वी नीड टू रिग्रेशन लाइन्स, वाई डू वी नीड टू रिग्रेशन लाइन्स। मतलब x की y से संबंध अलग निकलेगा और y का x से संबंध अलग निकलेगा। ये मेरे इस हेडिंग का मतलब है कि जब x और y में एक रिलेशन आ गया, जब x और y में एक फंक्शन आ गया, तो उसी से x के बेस पे y निकाल लो और y के बेस पे x निकाल लो। मैं इस बात को समझाता हूँ एग्जाम्पल से। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मेरे पास समीकरण आ गई y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ऐसे कुछ मान लेते हैं। मेरे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 आ गया। तो सपोज किसी ने कहा कि भाई अच्छी बात है, इसी क्वेश्चन से बात कर लेते हैं। जैसे y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, तो x की वैल्यू यहाँ रखोगे तो कौन मिल जाएगा, y मिल जाएगा। तो y किस पे बेस है यहाँ पर, x के बेस पे। क्या बोल सकते हैं इसको अपन, y ऑन x। y का मान किसके बेस पे निकल रहा है, x के आधार पे निकल रहा है, x के बेस पे निकल रहा है, तो क्या बोलते हैं इसको, y ऑन x। किसी ने कहा कि सर इसी से x निकाल लेते हैं, x को अलग कर दो। जैसे 2x को यहाँ रखा और 3 वहाँ भेज दिया, तो ये हो गया y माइनस 3। x की निकालनी, 2 यहाँ आ गया, तो x कितना हो गया, y माइनस 3 अपॉन 2। तो ये बन गया अपना x ऑन y। ये बन गया अपना x ऑन y। मतलब एक ही संबंध से, मतलब एक ही फंक्शन से, एक ही फलन से हम दोनों की वैल्यू क्यों नहीं निकाल लेते, y की x पर और x की y पर। ऐसा जनरली नहीं करते। बस यही हमें यहाँ पे समझना है कि क्यों अलग अलग मुझे इक्वेशन निकालनी पड़ती हैं। x का संबंध y से अलग निकाला जाता है और y का संबंध x से अलग से निकाला जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न इसके पीछे, लाइए समझते हैं। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिए, इसको समझिए। हम ये कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, मोस्ट ऑफ द सोशल फिनोमेना जितने भी होते हैं हमारे आर्थिक और सामाजिक, जितने भी हमारी समस्याएं होती हैं, वो रिवर्सिबल इन नेचर नहीं होती। मतलब उनका उल्टा सीधा हम एक दूसरे का वो हम नहीं कर सकते, वो उत्क्रमणीय नहीं होती। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल से मेरा मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए मैंने अभी क्या किया था, मैंने अभी एक ही क्वेश्चन का y से x से निकाल लिया था और x का y से निकाल लिया था। मतलब मैंने एक ही क्वेश्चन का x का y से निकाल लिया और y का x से निकाल लिया, दोनों को मैंने रिवर्सिबल मान लिया कि सेम x का y से और y का x से। लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं होता। तो इसका रीज़न ये है कि द रिग्रेशन इक्वेशन used to predict y on the basis of x, on the basis of x cannot be used to predict x on the basis of y। तो देखिए मैंने अपने जो क्वेश्चन लिखा था उसको थोड़ा मैंने और एलेबोरेट कर दिया, थोड़ा सा और मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि जो इक्वेशन, जो समीकरण आप y का अनुमान लगाने के लिए ले रहे हैं x के आधार पर, वो इक्वेशन को आप x का प्रेडिक्शन y के आधार पर लेने के लिए नहीं ले सकते। रीजन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक एटसेट्रा, कोई से ले सकते हैं, आर्थिक हो, अपना सामाजिक हो और अपना वैज्ञानिक हो, कोई सा भी, मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक फिनोमिना आर इरिवर्सिबल इन नेचर। इरिवर्सिबल इन नेचर, प्रकृति में सब क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल को समझने के लिए हम एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं। हमने ये कहा कि मान लेते हैं, एक लेते हैं अपन रेनफॉल। एक वेरिएबल कौन है, रेनफॉल। और दूसरा वेरिएबल लेते हैं हम, मान लेते हैं क्रॉप का प्रोडक्शन, किसी फसल का उत्पादन, क्रॉप प्रोडक्शन, वर्षा और क्या है अपना ये फसल का उत्पादन। ये दो मैं ले रहा हूं वेरिएबल। अब इससे आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि मैं जो 12 वर्ड बोल रहा हूँ इरिवर्सिबल इन नेचर, प्रकृति में वो इरिवर्सिबल होते हैं।
अनुत्क्रमणीय होते हैं, ये समझने का हमारे लिए बेस्ट एग्जाम्पल है। मान लेते हैं किसी साल जो रेनफॉल है, जो वर्षा है, वो अच्छी हुई और समय पे हुई, तो टाइमली एंड गुड रेनफॉल, टाइमली एंड गुड रेनफॉल होता है, समय पे वर्षा हो जाए, अच्छी वर्षा हो, तो ठीक है, हम जानते हैं कि हमारा क्या होगा, गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। बिल्कुल सिंपल सी रिलेशन है। अगर बारिश समय पे हो जाए, अच्छी बारिश हो, अच्छी मात्रा में बारिश हो, तो हम कहते हैं हमारी फसल का उत्पादन अच्छा होगा। सिंपल सी बात है। अब जरा रिवर्स कीजिए, क्या ये इस बात की गारंटी है कि किसी साल गुड प्रोडक्शन हो, गुड प्रोडक्शन हो किसका, फसल का, गुड प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इज इम्प्लाइज कि भाई गुड रेनफॉल होगा? क्या रिवर्स हम कह सकते हैं गारंटी इस बात की कि अच्छी बारिश होगी तो प्रोडक्शन अच्छा होगा? तो क्या मैं उल्टा बोल सकता हूं, किसी साल साहब अच्छा प्रोडक्शन हुआ तो साहब बारिश भी अच्छी होगी? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। प्रोडक्शन अच्छा किसी और कारण से हो सकता है। प्रोडक्शन अच्छा किसी हमारे क्या बोलते हैं, जो खाद डालते हैं, फर्टिलाइजर डालते हैं, उसकी बेस पे हो सकता है। प्रोडक्शन अच्छा खेत में सॉइल की क्वालिटी चेंज करने से भी हो सकता है। अपना प्रोडक्शन अच्छा सीड क्वालिटी से भी हो सकता है। तो रिवर्सिबल नेचर नहीं होती इनकी रिवर्सिबल नेचर नहीं होती। तो हम ये नहीं कह सकते कि x का जो संबंध y से है वही संबंध y का x से है, ऐसा हम नहीं कह सकते। मैंने इसको काट दिया तो नॉट गारंटी, ये इस बात की गारंटी नहीं है। तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इसका रिवर्सिबल नेचर हमको एग्जिस्ट करे कि टाइमली एंड गुड रेनफॉल, अच्छी बारिश होने से तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, चलो मान लेते हैं। लेकिन किसी साल प्रोडक्शन अच्छा हो तो मैं ये कंफर्म नहीं कह सकता कि उस साल साहब बारिश भी क्या होगी, अच्छी होगी। तो बेसिकली ये रिवर्सिबल नेचर नहीं होते। ये मैंने लिया एग्जाम्पल नंबर 1। एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो और क्लियर होगा। अब की बार सोशल लेता हूं, ये तो मैंने इकोनॉमिक लिया था एग्जाम्पल, अब क्या सोशल एग्जाम्पल लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, एक कॉमन सेंस है, अगर किसी फैमिली की इनकम बढ़ती है, उसकी आय बढ़ती है, तो उसके खर्चे भी क्या होते हैं, बढ़ते हैं। जब आय बढ़ती है तो पैसा जेब में आता है, तो फिर थोड़ी सी इच्छाएं भी होती हैं, बच्चों की भी इच्छाएं होती हैं, और आपके परिवार में अन्य सदस्यों की इच्छा होती है कि भाई ये भी लाया जाए, वो भी लाया जाए। कई हमारी जो वांट्स होती हैं वो बढ़ जाती हैं। जब वांट्स इंक्रीज हो जाती हैं तो फिर हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है, क्योंकि पैसा भी है, इनकम बढ़ गई। तो हम ये कह सकते हैं कि इफ इनकम इंक्रीजेस, हम ये कह सकते हैं इफ income of family increases then 100% हम कह सकते हैं उसका expenditure also increases, खर्चा उसका बढ़ जाता है। expenditure increases generally keeping other things constant, हम ये कह सकते हैं अगर इनकम बढ़ती है इस फैमिली की तो एक्सपेंडिचर बढ़ता है। लेकिन अब इस तरह रिवर्स सोचिए इसका, अगर मैं कह दूं साहब एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा हूं मैं तो इनकम अपना बढ़ जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इनकम बढ़ने के लिए तो जहां आपका एम्प्लॉयर है वही आपकी इनकम बढ़ाए तो बढ़ाए। आप ये सुनना था कि साहब मैं तो एक्सपेंडिचर कर रहा हूं, मेरे एम्प्लॉयर साहब मेरी तो इनकम बढ़ा दीजिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकम बढ़ेगी तभी बढ़ेगी जब आपका एम्प्लॉयर बढ़ाएगा, या गवर्नमेंट सेक्टर में है तो कोई आपका पे कमीशन लगेगा तभी बढ़ेगी, या प्रमोशन होगा, या आपका इंक्रीमेंट लगेगा तभी बढ़ेगी। सिर्फ खर्चा बढ़ाने से इनकम नहीं बढ़ती हमारी। तो बेसिकली इसका रिवर्स देखें, जैसे मान लीजिए इनकम ऑफ फैमिली एक्स मान लें और वाई मान लें एक्सपेंडिचर, तो एक्स के बढ़ने पर तो वाई बढ़ रहा है। लेकिन मैं ये रिवर्सिबल करूं उसको, अगर मैं कहूं इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, अगर मैं सिंपल सा बोलूं इफ एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज, तो मैं ये कतई नहीं कह सकता कि साहब मेरी इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज। ये कोई गारंटी नहीं है इनकम ऑल्सो इंक्रीज। काटने का मतलब ये है वो चीज अप्लाई नहीं हो रही, इट विल नॉट गारंटी, ये गारंटी नहीं है इसकी कि मेरा एक्सपेंडिचर बढ़ने पर इनकम भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मेरे ख्याल से इन दोनों एग्जांपल से ये बात क्लियर हो गई होगी आपके दिमाग में कि क्यों हमको हमें सेपरेटली दोनों इक्वेशन चाहिए। x का संबंध y से और y का संबंध x से, मुझे दोनों इक्वेशन रिक्वायर्ड होती हैं। एक लाइन में आंसर दें तो क्या होगा वो
क्योंकि मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिक, सोशल, साइंटिफिक जितने भी अपने फिनोमेना हैं, जितनी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, वो नेचर में, प्रकृति में रिवर्सिबल नहीं होती। ऐसा नहीं है कि जो संबंध x का y से है वही संबंध y का x से हो, तो ऐसा रिवर्सिबल नेचर हमारी जनरली नहीं पाई जाती। ये सब क्या होती हैं? इररिवर्सिबल होती हैं। ये हम एक दूसरे के अनुत्क्रमणीय होती हैं, उत्क्रमणीय रिएक्शन नहीं होती। तो देखते हैं नेक्स्ट चीज, जब रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो कुछ टर्म्स हमें दिमाग में होनी चाहिए। क्वेश्चन अगर थियोरेटिकल आ गया तो वो टर्म्स अगर पता नहीं है तो अपना अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो नेक्स्ट चीज, इन रिग्रेशन एनालिसिस हमारे प्रतीप गमन विश्लेषण, थोड़ा इसका आपको मैं और डिटेल में बात करूं तो गाल्टन नाम के हमारे सांख्यिकी थे, गाल्टन नाम के हमारे स्टैटिस्टिशियन थे, उन्होंने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उन्होंने बेसिकली कुछ फादर्स की हाइट और कुछ सन्स की हाइट के ऊपर कुछ एनालिसिस किया था। उसमें उन्होंने सबसे पहले ये नाम लिया कि जनरली जो हमारे रिजल्ट होते हैं वो एवरेज की ओर, औसत की ओर जाने की टेंडेंसी रखते हैं। ये उन्होंने एक डिस्कशन किया था और उसका कंक्लूजन निकाला था। उससे ये नाम पड़ा प्रतीप गमन कि हर चीज़ जो अल्टीमेटली है, जो रिजल्ट है, वो वापस से कहाँ, चाहे मान लो छोटे पिताओं की जो बच्चों की हाइट है वो बढ़ रही हो, लेकिन जब ओवरऑल देखा गया तो कंक्लूजन ये निकाला गया कि दोबारा से वो औसत की ओर हाइट जारी है, दोबारा से कहाँ, बैक टू द एवरेज वो चीज़ें जारी हैं, कंक्लूजन जा रहा था उसका। तो उसी कारण से जो पीछे जाने की जो प्रकृति थी, इसीलिए क्या नाम पड़ा इसका, प्रतीप गमन। प्रतीप गमन मतलब दोबारा से कहाँ जाना, पीछे जाना। तो हर चीज़ का कंक्लूजन जनरली एवरेज की ओर वापस लौटता है, औसत की ओर वापस लौटता है। उस तरह से ये नाम आया था। खैर आजकल तो उसको बहुत वास्ट क्या बोलते हैं, हम इसके सेंस में यूज़ करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि मैंने एक वर्ड लिया प्रेडिक्शन, जो उस टाइम गाल्टन ने यूज़ नहीं किया था, बट आजकल इसका मेनली जो मुख्य इसका उपयोग है वो प्रेडिक्शन में है कि एक वेरिएबल की वैल्यू नोन हो तो उसके आधार पर दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, अनुमान के लिए इसका काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है। तो इन रिग्रेशन एनालिसिस कि हमारे को जो वेरिएबल होते हैं, मैंने कहा दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं अपने डिपेंडेंट और एक होते हैं इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट को बोलते हैं अपन आश्रित या परतंत्र, और इसको बोलते हैं अपन स्वतंत्र। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक हो, ज़्यादा हो, डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखिए रिग्रेशन, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, जैसे मैं कहूँ y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, जैसे मैं कहता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ दे देता हूँ y इज इक्वल टू, मैंने कहा 2x प्लस 3। तो यहाँ सिंपल सी बात कह सकते हैं कि जब तक आपको x की वैल्यू पता नहीं होगी आप y को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। पहले आपको क्या पता होना चाहिए, x की वैल्यू के 2 गुने में, x की वैल्यू के ट्वाइस में आप 3 ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, y की वैल्यू मिलेगी। इसका मतलब वैल्यू ऑफ y टोटली डिपेंड, वैल्यू ऑफ y इज टोटली डिपेंड ऑन वैल्यू ऑफ x। तो ये मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा क्या मतलब है डिपेंडेंट का और क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, इंडिपेंडेंट है, x मैं जो चाहे रखूं, लेकिन y को मजबूरन x पर डिपेंड होना पड़ रहा है, क्योंकि y की वैल्यू कब आएगी, जब आप x के 2 गुने में क्या जोड़ दोगे, 3 आप ऐड कर दोगे। तो दैट मीन्स x इज इंडिपेंडेंट इस मेरे एग्जांपल में, और y कौन है, डिपेंडेंट है। तो यहाँ y कौन है, अपना डिपेंडेंट है, डेप लिख देता हूँ शॉर्ट में, डेप मतलब डिपेंडेंट, और x यहाँ पे कौन है, इनडेप है, मतलब क्या है, स्वतंत्र है। ये तो बात की मैंने कि आश्रित कौन से होते हैं और स्वतंत्र कौन से होते हैं। जिनकी वैल्यू डिपेंड कर रही है वो डिपेंडेंट होते हैं, और जिनकी वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब रिग्रेशन एनालिसिस में इनके कुछ नाम दिए जाते हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको बोलते हैं रिग्रेस्ड। ये नाम आपको ध्यान होने चाहिए, कई बार लिखे हुए आ जाते हैं, रिग्रेस्ड होते हैं, या इसको बोलते हैं एक्सप्लेन्ड। किसको, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं उनको रिग्रेस्ड बोलते हैं या एक्सप्लेन्ड बोलते हैं। रिग्रेस्ड वेरिएबल और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, जैसे यहाँ पर x है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जो कि मेरे एग्जांपल में x है, उसको बोलते हैं रिग्रेसर, उसको हम बोलते हैं रिग्रेसर। तो इंडिपेंडेंट वैल्यू के ही 2 और नाम हो गए, एक को बोलते हैं रिग्रेसर वेरिएबल और
प्रेडिक्टर वेरिएबल, प्रेडिक्टर क्योंकि इसके आधार पे प्रेडिक्ट कर रहे हो इसलिए बोलते हैं प्रेडिक्टर, क्योंकि आप x की वैल्यू बेस पे y को प्रेडिक्ट कर रहे हो, दैट इज वाई इट इज नोन एज प्रेडिक्टर वेरिएबल। और कुछ बिट्स एक नाम और लेती हैं, वो भी लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। तो ये नाम आपको याद होने चाहिए। रिग्रेशन एनालिसिस में डिपेंडेंट वेरिएबल्स को दो नाम दिए जाते हैं, या तो रिग्रेस्ड वेरिएबल या एक्सप्लेन्ड वेरिएबल, जबकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तीन नाम हो सकते हैं, रिग्रेसर, प्रेडिक्टर और एक्सप्लेनेटरी। तो ये नाम हमको ध्यान होंगे तो थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए हम लोग प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट चीज लेते हैं। देखिए, ये मैंने आपको कहा कि कोरिलेशन एक बार ये कंफर्म कर देता है कि हाँ भाई इन दो वेरिएबल्स के बीच में कोई संबंध है, कोई इसमें स्ट्रांगली एसोसिएशन है। उसके बाद रिग्रेशन उनके बीच में फंक्शनल रिलेशन निकाल देता है, और जनरली वो एक इक्वेशन के फॉर्मेट में होता है। इसको हम आगे जाके नाम देंगे रिग्रेशन इक्वेशन, और उससे हमको लाइन की इक्वेशन मिलती है। इसको बोलते हैं रिग्रेशन लाइन या लाइन ऑफ बेस्ट फिट। उसकी बात मैं आगे करूँगा। अब ये है कि जैसे मान लीजिए जितना आपका आर की वैल्यू, जितने आपके कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन वैल्यू ज़्यादा होगी, जितने आपके कोफिशिएंट कोरिलेशन वैल्यू क्लोज टू 1 होगी, या मान लीजिए आर की वैल्यू 1 ही है, मान लेते हैं आर की वैल्यू 1 ही है, तो आप देखेंगे हमारे जो कोरिलेशन की लाइन मिली, सॉरी जो हमको अपने रिग्रेशन की लाइन मिलेगी, हमने क्या कहा था कि आपको रिग्रेशन की क्या मिलेंगी, लाइन्स मिलेंगी। तो अगर आर की वैल्यू क्लोज टू 1 है, चाहे +1 है चाहे -1 है, आर की वैल्यू 1 या क्लोज टू 1 है, तो आप देखेंगे कि जो हमारी रिग्रेशन लाइंस हैं वो भी बहुत परफेक्टली हमारे सारे पॉइंट्स को लेते हुए, जो हमको एक्स वाई की वैल्यूज दे रखी होंगी उनको लेते हुए परफेक्टली फिट होंगी। तो उनको बोलते हैं लाइन ऑफ बेस्ट फिट। तो वो बिल्कुल क्लोज टू पॉइंट्स होंगी लाइन वो। लेकिन अगर मेरा कोरिलेशन कोएफिशिएंट कमज़ोर है, क्लोज टू 0 है, क्लोज टू क्या है, 0 है, तो हमारी रिग्रेशन लाइंस भी बिल्कुल पुअर अप्रोक्सीमेशन देंगी, बहुत ही कमज़ोर अप्रोक्सीमेशन देंगी। तो बेसिकली फंडा ये है कि हमारे रिग्रेशन लाइंस को निकालने का तभी फ़ायदा है, रिग्रेशन लाइंस को निकालने का तभी फ़ायदा है जब दोनों वेरिएबल में क्लोज एसोसिएशन हो या हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन हो। अगर आर की वैल्यू क्लोज टू +-1 है या +-1 है, तो हमारी जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो बहुत ही बेस्ट अप्रोक्सीमेट होंगी हमारे डेटा का। लेकिन अगर वो क्लोज टू 0 है, बहुत कम कोरिलेशन है, तो वो बहुत ही पुअर अप्रोक्सीमेशन होंगी हमारे डेटा के लिए। अब किस तरह से हमारी रिग्रेशन लाइंस निकलती हैं वो देखते हैं। रिग्रेशन लाइंस, अब ये रिग्रेशन लाइंस क्या होती हैं, इनको बोलते हैं अपन प्रतिगमन रेखाएं। देखिए, रिग्रेशन लाइंस जो हैं, जैसे मैंने कहा कि दो निकाली जाएंगी, एक तो x का y पर और एक y की x पर। तो बेसिकली कुछ भी नहीं होता कि जो भी अपने पॉइंट्स होते हैं x और y की जो सीरीज रखी होंगी आपको, उन पॉइंट्स के औसत, उन पॉइंट्स के एवरेज से एक लाइन जो पास होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, रिग्रेशन लाइंस। वो किस तरह निकालते हैं, फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर थियोरेटिकली समझना चाहें तो मीनिंग ये है कि जो भी आपके एक्स वाई, शायद ध्यान हो आपको, हमने कोरिलेशन में पढ़ाया था स्कैटर डायग्राम, हमने कोरिलेशन पढ़ाया था स्कैटर डायग्राम। और स्कैटर डायग्राम के अंदर याद होगा आपको, मैं कुछ इस तरह बनाया करता था, कुछ मेरे पास पॉइंट्स होते थे, अगर वो पॉइंट इस तरह से हों कि लाइन पूरी तरह से पॉइंट कहाँ पर हो, लाइन के ऊपर ही हो, तो इसको हम बोलते थे आर की वैल्यू क्या, +1। बेसिकली जो ये लाइन है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, ये लाइन ही क्या कहलाती है, अपनी रिग्रेशन लाइन कहलाती है। इन पॉइंट्स ने तो सिर्फ ये बताया कि कहाँ ऊपर क्यों जा रहे हैं, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। और अगर वो पॉइंट लाइन के ऊपर हैं तो उसको बोलते थे अपन, क्या बोलते थे इसको अपन, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन। अब जो ये लाइन की इक्वेशन है, बेसिकली यही लाइन की इक्वेशन क्या होती है, हमारी रिग्रेशन इक्वेशन की लाइन होती है। अगर परफेक्ट है तो बिल्कुल लाइन के ऊपर ही पॉइंट होंगे और बहुत ही हाई डिग्री अप्रोक्सीमेशन मिलेगा पॉइंट्स के लिए। अगर वो पॉइंट्स थोड़े से स्कैटर्ड हैं, तो मैंने क्या कहा थोड़ी देर पहले आपको, मैंने ये कहा कि जो हमारी रिग्रेशन लाइन है वो इनके औसत के साथ जाएगी, वो इनके एवरेज से साथ जाएगी। तो लगभग बीच में से जो लाइन ही जाएगी वो कहलाएगी अपनी रिग्रेशन लाइन। एक अच्छा अप्रोक्सीमेट होगी, क्योंकि अभी भी
पॉइंट्स बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन जितने पॉइंट्स ज़्यादा दूर जाएंगे, अब मान लेते हैं पॉइंट कुछ ज़्यादा ही दूर हैं, तो ऑफ कोर्स इनका एवरेज भी इस तरह से होगा कि एक्चुअल पॉइंट से काफ़ी दूर होगा, तो थोड़ा सा कम हमारी एक्यूरेसी और कम हमारा स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन आया यहाँ पर। तो बेसिकली हमारी लाइन भी क्या होंगी, हमारी जो प्रेडिक्शन जो होगा वो भी क्या होगा, कम एक्यूरेसी का होगा। और अगर बहुत ही ज़्यादा इस तरह से, जैसे मैंने कहा था जीरो कोरिलेशन, जैसे मैंने कहा था कि अगर आपका पता ही नहीं लगे कि पॉइंट्स ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, तो उसको हम बोलते थे नो कोरिलेशन। तो ऐसे कोरिलेशन के अंदर हम अपनी रिग्रेशन लाइन कैसे निकालेंगे, क्यों, मुझे एवरेज पता लगेगा ही नहीं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो स्कैटर डायग्राम में हमने जो बीच में लाइनें खींची थी, बेसिकली वही लाइंस क्या होती हैं, हमारी रिग्रेशन लाइंस होती हैं। बस अब हम क्या करेंगे, ये जो अपनी लाइंस हैं, इनकी इक्वेशन निकाल लेंगे। आइए इनकी इक्वेशन निकालने के लिए बात करते हैं, कैसे निकलती हैं इक्वेशन इसकी। बेसिकली हमारे पास दो मेथड होते हैं इक्वेशन निकालने के, पहला बेस्ड ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स और दूसरा लीस्ट स्क्वायर मेथड। हम दोनों मेथड की बात करेंगे। पहले फर्स्ट मेथड बेस्ड ऑन रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, इनको बोलते हैं हिंदी में प्रतीपगमन गुणांकों के आधार पर, प्रतीपगमन गुणांकों के आधार पर। किस तरह निकालते, लाइए देखते हैं। देखिए मैंने कहा था यहाँ पे दो केस होंगे, एक तो क्या होगा x का संबंध y से, और एक क्या होगा y का संबंध x से, दोनों चीजें अलग निकलेंगी। तो x ऑन y बोलते हैं, x का y पर, और y ऑन x, y का x पर। तो पहले बात करते हैं x ऑन y, मतलब x का y पर संबंध जो है, x का y पर जो संबंध है, देखिए वो कैसे निकल के आता है। इस जो लाइन बन के आती है रिग्रेशन की, वो किस तरह से आती है। x का y पर जो लाइन है, रिग्रेशन लाइन है, उसका इक्वेशन होती है x माइनस एक्स बार। पता है आपको x बार का मतलब क्या होता है, इज इक्वल टू स्मॉल b के नीचे एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार। इक्वेशन को दोबारा ध्यान से देखिए, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई डॉट, मतलब मल्टीप्लाई y माइनस वाई बार। हमारी जो रिग्रेशन लाइंस हैं वो एक समीकरण, वो एक इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे। ये थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि कोरिलेशन केवल बताता है कि दो वेरिएबल्स बीच में कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक, किस डिग्री तक का एसोसिएशन है, किस डिग्री तक का रिलेशन है। उस रिलेशन के बाद जो फलन है, जो फंक्शन है, यानी जो इक्वेशन है, वो हमें कहाँ से मिलेगी, रिग्रेशन से। इसका मतलब रिग्रेशन में हमको क्या मिलती हैं, इक्वेशन मिलती हैं, समीकरण मिलती हैं। और समीकरणों में तो एक्स वाई का होना तो लाजमी है, वो तो होते ही हैं। तो एक्स और वाई तो रहेंगे। बाकी आप देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें नई हैं, एक्स बार, वाई बार और बी एक्स वाई। उसमें से एक्स बार क्या होता है, एक्चुअल मीन ऑफ एक्स, जो आप जानते हैं। व्हाट इज एक्स बार, एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज, वो अपन निकाल लेंगे। एक्चुअल मीन ऑफ एक्स सीरीज। जो वाई बार है उसको हम बोलते हैं एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज, एक्चुअल मीन ऑफ वाई सीरीज, जो वाई समंकमाला है उसके एक्चुअल मीन। और एक नई चीज देखिए आपको, बी एक्स वाई, इस बी एक्स वाई को ही हम क्या बोलते हैं, रिग्रेशन कोफिशिएंट और एक्स ऑन वाई, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। तो दैट इज कॉल्ड रिग्रेशन कोफिशिएंट गुणांक ऑफ एक्स ऑन वाई। अब थोड़ा इसको याद करने का तरीका भी देखिए, बहुत सिंपल है इसको याद करना, बहुत सिंपल। मेरे साथ चलिए, बिल्कुल इजीली याद हो जाएगा। एक्स ऑन वाई, लेफ्ट साइड में कौन है, मेरे हाथ को देखिए, लेफ्ट साइड में कौन है एक्स, राइट साइड में कौन है वाई। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। एक्स ऑन वाई की बात करता हूं तो लेफ्ट साइड में कौन है एक्स, राइट साइड में कौन है वाई। अब देखिए लेफ्ट साइड में कौन है पूरा एक्स, और राइट साइड में कौन है पूरा वाई, एकदम याद हो जाएगा। जब एक्स ऑन वाई की बात करते हैं, एक्स लेफ्ट में, पूरा मामला एक्स का लेफ्ट में है, और वाई का अपना सिस्टम कहां पर है, राइट में है। जब एक्स ऑन वाई है तो देखिए गुणांक भी क्या लिख रहे हैं, बी एक्स वाई, बिल्कुल सिंपल। जब एक्स ऑन वाई है तो गुणांक भी क्या, एक्स वाई। मेरे ख्याल से सबको याद हो गया होगा, एक्स ऑन वाई में लेफ्ट साइड में एक्स है तो यहाँ लेफ्ट में एक्स आ रहा है, राइट साइड में वाई है तो राइट में वाई आ रहा है। और जब एक्स ऑन वाई है तो गुणांक भी क्या लिख रहे हैं, बी एक्स वाई। अब यहाँ पे आपको पता है कि एक्स बार तो निकालना आप जानते हैं,
वाई बार निकालना आप जानते हैं, मीन आप निकाल लेंगे। एक्स की जगह एक्स ही रहेगा, कोई इक्वेशन है, वाई की जगह वाई रहेगा, कोई समीकरण है। बात कहाँ के आकट की कि बी एक्स वाई कैसे निकाला जाएगा। तो अब हम बी एक्स वाई कैसे निकालते हैं इसकी बात करते हैं। देखिए, बी एक्स वाई निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। जो बी एक्स वाई है वो उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई। अब वो कैसे निकलता है? पहली चीज, हो सकता है क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन देखिए, क्वेश्चन ने जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कैसे निकालना है बी एक्स वाई को। हो सकता है क्वेश्चन ने आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा हो और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई आपको दे रखा हो। तो अगर मेरे क्वेश्चन ने आर मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, आर का मतलब क्या है, वो अपना कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमको एस डी ऑफ एक्स दे रखा हो और एस डी ऑफ वाई दे रखा हो, तो किस तरह निकालते हैं? जो बी एक्स वाई है पहले केस में, जो बी एक्स वाई है वो निकलेगा आर इंटू सिग्मा एक्स ओवर सिग्मा वाई। याद करने का तरीका, बाद में कौन है, बाद में कौन है, वाई, तो नीचे क्या आएगा, वाई। कैसे बताया मैंने याद करने का तरीका कि बी एक्स वाई बाद में कौन है, वाई। जो बाद में होता है वो कहाँ आता है, नीचे। आर तो आर ही रहेगा, जो बाकी बचा वो ऊपर चल जाएगा। यानी बी एक्स वाई में एक तो कौन होगा, सिग्मा एक्स, एक होगा सिग्मा वाई। जो बाद में लिखा होता है, वाई बाद में लिखा हुआ है, वो कहाँ आएगा, नीचे आएगा। पहला तरीका तो ये। इसको समटाइम्स अपन थोड़ा खोल भी सकते हैं। अब देखें आर की एक्चुअल मीन में कार्ल पियर्सन में क्या मेथड था, आर का एक्चुअल मीन मेथड जो कार्ल पियर्सन का था, आपको शायद याद होगा, आर की फॉर्मूला था समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन। बिल्कुल आप सबको याद होगा। ये सिर्फ क्या रखा है मैंने, आर की वैल्यू रखी है। क्या रखी है मैंने, अपने आर की वैल्यू रखी है। और आर यहाँ पे क्या था अपना, होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई। आपको याद होगा ये तो था कोवेरियंस, ये तो क्या था, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन एस डी ऑफ एक्स इंटू एस डी वाई। ये पूरी जो मैं ब्रैकेट में रख रहा हूँ ये और कुछ नहीं, कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मतलब आर का कौन सा, एक्चुअल मीन का मेथड था। इंटू किससे हो रहा है, इंटू हो रहा है सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई। तो करना पड़ेगा मुझे सिग्मा एक्स ओवर क्या, सिग्मा वाई। हुआ ये कि सिग्मा एक्स दोनों क्या हो गए अपने, कैंसिल हो गए। और मेरे पास, तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है, क्वेश्चन ने जो आपको जानकारियाँ दे रखी होती हैं, उसके बेस पे आप डिसाइड करते हैं कि कौन सा फार्मूला लगाया जाए। कोई 3 केस आएंगे अभी आपके सामने, बी एक्स वाई निकालने के 3 फार्मूले आएंगे। पहला चल रहा है ये वाला, ये ऑफकोर्स तब काम करेगा जब कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा होगा या एक्चुअल मीन दे रखा होगा, एस डी ऑफ एक्स और एस डी वाई दे रखा होंगे तभी काम करेगा, अदरवाइज तो मतलब ही नहीं मेथड लगाने का। अब यहाँ पे इजी करके क्या आया ये, अब यहाँ इजी करें तो ऊपर आएगा समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार होल डिवाइड बाय, देखिए ये एन, सिग्मा वाई कितनी बार है, 2 बार, तो एन इंटू सिग्मा वाई का स्क्वायर, सिर्फ सिग्मा वाई का स्क्वायर, एन का नहीं, एन तो एक बार ही है। तो ये फॉर्मूला चाहे ऐसे लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखा हुआ है, चाहे ऐसे लिखा हुआ है, दोनों का मतलब मेरा सेम है। अभी मैंने इसको काट रखा है, तो काटना सिखा दिया है मैंने इसको, तो मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला दिखे एक बार कि अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या है। तो यहाँ पे था आपके पास सिग्मा एक्स इंटू सिग्मा वाई और यहाँ पर आपके पास था सिग्मा एक्स, जो दोनों कट जाएंगे तो कुल मिला के ये आएगा पहला फॉर्मूला। ऑफ कोर्स तब काम करेगा जब या तो डायरेक्टली आपको कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और एसडीज दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखे होंगे, या आपको एक्चुअल मीन दे रखा होगा, या आपको दे रखा होगा, आपको एक्चुअल मीन दे रखा होगा, या निकाल लेंगे तभी ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज नहीं। क्योंकि रिग्रेशन कोफिशिएंट अल्टीमेटली कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पे डिपेंड कर रहा है। आपको दिख रहा होगा रिग्रेशन जो कोफिशिएंट है वो अल्टीमेटली कहाँ बेचारा बैठा हुआ है, आर के भरोसे बैठा हुआ है। अब आर के निकालने के, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट निकालने के 3 तरीके थे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आपको अभी उन मेथड्स की दोबारा खुशबू आने लग जाएगी, मतलब वो ही 3 मेथड अभी दोबारा से रिपीट होंगे। एक तो आपको दिख गया कौन सा, जिसमें एक्चुअल मीन आ गया। तो जिस तरह से आर के अपने 3 फार्मूले थे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड, वैसे ही क्योंकि डिपेंड ही अब जरा आर पे कर रहा है, तो हमारे बी एक्स वाई के भी 3 फार्मूले हो गए। एक तो एक्चुअल मीन के बेस पे, एक डायरेक्ट और एक क्या, इनडायरेक्ट। देखिए फॉर्मूला सेकंड केस और लगाया है मैंने, हम खुद डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, उस बेस पे अपन बी एक्स वाई निकालेंगे। सेकंड वही बी एक्स वाई निकल रहा है। अब की बार डायरेक्ट वाला फॉर्मूला को ध्यान से देखना पड़ेगा, समेशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समेशन एक्स बाय एन
इंटू समेशन y अपॉन n। आपको देखते ही याद आ गया होगा कि हाँ ये डायरेक्ट मेथड में अपन ने आर में देखा था। होल डिवाइडेड बाय, देखिए याद करने का तरीका हमेशा बता रहा हूँ हर चीज़ का मैं। जो चीज़ नीचे होती है नीचे बाद में वो होती है, वो नीचे आती है। बाद में कौन है बेटा, y है, तो यहाँ सारा y के लिए आएगा समीशन ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ y अपॉन एन का होल स्क्वायर। बस यहाँ रूट नहीं आता, जबकि आर में क्या आता था, रूट आता था। बस यहाँ पे रूट नहीं आता। तो ये ध्यान रखना कि जैसा अपना इनडायरेक्ट मेथड का, जैसा अपना डायरेक्ट मेथड का कॉन्सेप्ट वहाँ लगता था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में, वही कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पे लगेगा रिग्रेशन कोफिशिएंट्स में। इसको कुछ बुक्स इजी भी कर लेती हैं। जैसे मान लीजिए आप देखिए यहाँ पर n और n कितना हो गए, n स्क्वायर, ऊपर एलसीएम कितना आएगा, n स्क्वायर, तो एक n यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही नीचे भी n का क्या होल स्क्वायर, तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, n स्क्वायर, तो एक n यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों n स्क्वायर कट जाएंगे। तो सिंपल हो क्या बनेगा, ये सिंपल हो के बनेगा n समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन y होल डिवाइड बाय n इंटू समीशन ऑफ y का स्क्वायर माइनस समीशन y का होल स्क्वायर। तो ऐसा लिखा मिले या ऐसा लिखा मिले एक ही बात है। आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई एक्चुअल मीन नहीं, कुछ नहीं। जो x और y की वैल्यू दे रखी है उन पे डायरेक्टली ऑपरेशन हुआ है। जो x और y की वैल्यू दे रखी है उन पर डायरेक्टली अपन ने क्या किया, वैल्यूज को लिया, और जो भी ऑपरेशन लगना है समीशन का, स्क्वायर के समीशन का, वो अपन ने अप्लाई कर दिया। तो इसीलिए इसको अपन डायरेक्ट मेथड से तुलना कर सकते हैं। वी कैन कंपेयर दिस बाय द डायरेक्ट मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तीसरा और आखिरी एज्यूम मीन कितना आपको लगेगा, ये बी एक्स वाई निकाल, अभी भी कह रहे हैं अपन अभी भी कह रहे हैं बी एक्स वाई। नाउ बी एक्स वाई का जो थर्ड फॉर्मूला है, आपको पूरी तरह से लगेगा कि मैं एज्यूम मीन मेथड की तरह काम कर रहा हूँ, वही करूँगा। जहाँ समीशन एक्स वाई था बेटा, वहाँ आ जाएगा समीशन ऑफ डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन एन, माइनस यहाँ आ जाएगा समीशन ऑफ डी एक्स अपॉन एन इंटू समीशन ऑफ डी वाई अपॉन एन होल डिवाइड बाय, बाद में कौन है, y। ये बातें मेरे दिमाग में रखना, इससे फार्मूले हमेशा याद रहेंगे, कभी आपको कोई स्ट्रेस नहीं आएगा फार्मूला याद करने में। जो बाद में होता है वो नीचे आता है। बाद में कौन है बेटा, y है, तो y के लिए समीशन ऑफ, इसी तरह से समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर। बस हो क्या रहा है, जहाँ पर ही y था वहाँ डी वाई आ रहा है, जहाँ पर भी x था वहाँ डी एक्स आ रहा है। क्यों, हम एज्यूम मीन की बेस पे कर रहे हैं। सेकंड और थर्ड फार्मूले में कोई अंतर नहीं है, सेकंड और थर्ड फार्मूले में कोई डिफरेंस नहीं है। ऑफ कोर्स आपको पता ही है कॉन्सेप्ट क्या था। मैंने कहा था जब वैल्यूज छोटी हों, जब एक्स सीरीज और वाई सीरीज की वैल्यूज छोटी हों, स्मॉलर हों, तब हम डायरेक्ट मेथड लगा देते हैं, क्योंकि उनका स्क्वायर करना, उनका सम करना ईजी होता है। तो वैल्यूज छोटी हों एक्स और वाई की, स्मॉलर वैल्यूज हों, तो हम लगाते हैं डायरेक्ट। और वैल्यूज बड़ी हों और एक्चुअल मीन भी क्या हो, डेसिमल में हो, वही कॉन्सेप्ट चल रहा है पुराना वाला। तो वैल्यूज एक्स और वाई की बड़ी हो और एक्चुअल मीन भी क्या है, हमारा इंटीजर नहीं हो, पूर्णांक नहीं हो, तो फिर ये मेथड भी काम नहीं करेगा। तब तो कहाँ आ जाएंगे अपन, इस पे आ जाएंगे, एज्यूम मीन पे आ जाएंगे। तो समीशन डी वाई स्क्वायर अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ डी वाई अपॉन एन का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम फार्मूला। आपको अब मेरी बात का यकीन हो गया होगा, कोई चेंज नहीं है। एक्स की जगह डी एक्स, वाई की जगह डी वाई। इसको ईजी करके कुछ बुक्स क्या लिखेंगी वैसे ही। अब इसमें देखते हैं अपन, एन एक्स वाई था तो क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा एन ऑफ समीशन डी एक्स डी वाई, बिल्कुल सिंपल। माइनस समीशन एक्स था, क्या बन जाएगा, ये समीशन डी एक्स। समीशन वाई था, क्या बन जाएगा, समीशन डी वाई। होल डिवाइड बाय भी सेम, एन की जगह एन, वाई स्क्वायर था तो समीशन ऑफ डी वाई का स्क्वायर, वाई था तो समीशन ऑफ डी वाई का होल स्क्वायर। अब आपको पता है, यहाँ पर मुझे लिखने की कोई वैसे तो रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी लिख देते हैं कि जो आपका dx है वो क्या होता है, x सीरीज की सारी वैल्यू को जो आपने एज्यूम मीन माना, x का मान लेते हैं a, हमेशा अपन a ही मानते आए हैं। तो व्हाट इज dx, x माइनस a, एंड व्हाट इज dy क्या होगा, y सीरीज की हर वैल्यू को y के ही एज्यूम मीन में से अपन माइनस कर देंगे। मान लेते हैं कौन, b है, मान लेते हैं क्या है, b है। तो व्हाट इज b, एज्यूम मीन ऑफ y सीरीज जो हम मानेंगे। तो आपने देखा कि तीनों जो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखे, जो तीनों फॉर्मूले लिखे मैंने बी के बीच में लगाया बेटा मैंने, और का मतलब मैं डिसाइड करूंगा कि कौन सा फॉर्मूला मेरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के बेस पे सही है, कौन सा फॉर्मूला मेरे इंफॉर्मेशन बेस पे जल्दी कैलकुलेशन कर देगा। तो सिमिलरिटी के लिए, कंपैरिजन के लिए हम कह सकते हैं कि जिस तरह से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मैंने स्मॉल आर बोला है, और स्मॉल आर क्या होता है अपना, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन। तो जिस तरह से अपने
कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के 3 मेथड थे, एक्चुअल मीन, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। वैसे ही यहाँ पर भी आप देखिए सिमिलरिटी है। पहले जो पार्ट में है, पहला जो केस में है, वहाँ पे एक्चुअल मीन की बात हो रही है, एक्स बार वाई बार। दूसरे पार्ट में कोई एक्चुअल मीन नहीं, सीधी अपन ने वैल्यूज ली, उन पे ऑपरेट कर दिया, तो इसलिए बोलते हैं इसको अपन डायरेक्ट मेथड वाले से कंपेयर कर सकते हैं। और तीसरे में बस वैल्यूज अगर बड़ी हों तो हम एक्स और वाई के ओरिजिनल वैल्यूज के बेस पर हम उनके डेविएशन लेते हैं। क्या करते हैं हम? एक्स और वाई की ओरिजिनल वैल्यूज बेस पे हम उनके एज्यूमिंग जो हमने माने एक्स सीरीज के और वाई सीरीज के जो एज्यूमिंग माने उनके डेविएशंस हम क्या करते हैं? अप्लाई करते हैं। तो व्हाट इज डी एक्स? एक्स सीरीज का उसके एज्यूमिंग से डेविएशन। व्हाट इज डी वाई? वाई सीरीज का वाई सीरीज का जो हमने एज्यूमिंग माना उससे डेविएशन। और बाकी चीज़ें आपको लग रहा है बिल्कुल सेम है। याद करने का तरीका दोबारा बता रहा हूँ। जो चीज़ बाद में होती है वो नीचे आती है। वाई बाद में, अब देखिए वाई नीचे आ रहा है, वाई बाद में वाई नीचे आ रहा है, वाई बाद में वाई नीचे आ रहा है। इसका मतलब जो अपना सेकंड इक्वेशन है, अभी तो हमने कौन सी निकाली थी? एक्स ऑन वाई। अभी हमने कौन सी निकाली थी? एक्स ऑन वाई। जब हम सेकंड इक्वेशन निकाले जाएंगे वाई ऑन एक्स, तो अब आपको एक बेस बन गया याद करने का कि जब मैं निकालूंगा बी वाई एक्स तो बाद में कौन है? वह एक्स, तो वो एक्स ही कहाँ आएगा? नीचे। और वास्तव में ऐसा ही होगा। तो नेक्स्ट लेते हैं। अभी हम निकाली थी एक्स ऑन वाई, अब निकालते हैं हम रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। लेफ्ट में कौन है? y। तो आपको पता है मैं क्या करने वाला हूँ, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू y माइनस वाई बार इज इक्वल टू y ऑन x है तो क्या लिखूंगा? बी वाई एक्स। क्या लिखूंगा? बी वाई एक्स इंटू क्या लिखूंगा? x माइनस एक्स बार। तो आपने देखा, इसको भी अपन चेंज कर लेते हैं। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। जैसा सिखाया था दोबारा सिखाता हूँ। लेफ्ट में कौन है? y, तो लेफ्ट में सारा सिस्टम y का है। राइट में कौन है? x, और राइट में सारा सिस्टम x का है। जो ऑर्डर है वो मेंटेन है। कभी क्या निकाला है आपने? y ऑन x। तो गुणांक भी जो हमारा प्रतिबिंब गुणांक है, जो हमारा रिलेशन कोएफिशिएंट, उसके नीचे भी क्या आ रहा है? आपको देखिए y x आ रहा है। y ऑन x तो y x आता है। एक्स बार क्या है पता है, वाई बार क्या है पता है। बात कहाँ के अटकी? बी वाई एक्स पे। बी वाई एक्स के 3 फॉर्मूले होंगे, वही हमारा फर्स्ट बी वाई एक्स, सेकेंड बी वाई एक्स, बीच में लगाऊंगा मैं और तीसरे के लिए भी यहाँ पर बी वाई एक्स। अब आपको याद है बी वाई एक्स, अगर फर्स्ट केस की बात करें तो आर, बाद में कौन है? एक्स, तो नीचे कौन आएगा? एक्स वाला, ऊपर कौन आएगा? वाई वाला। इसको एक्सपांड करना आपको आता है अच्छी तरह से। आर क्या होता है? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन होल डिवाइड बाय, चल रहा है अपना आर की निकाल रहा हूँ मैं, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई। ये पूरा कौन है? अपना आर। ये पूरा कौन है? अपना आर। इंटू किससे हो रहे हैं? सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स से। अब होगा यहाँ पर तो सिग्मा वाई वो कट जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या छोटा भोकर क्या बचेगा? समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार ऊपर, और यहाँ पे सिग्मा वाई तो कट गया, तो n इंटू सिग्मा एक्स का स्क्वायर। दूसरा डैट वाला मेथड होगा समीशन ऑफ एक्स वाई अपॉन एन माइनस समीशन ऑफ एक्स बाय एन इंटू समीशन ऑफ वाई बाय एन होल डिवाइडर। बाद में कौन है? x, तो समीशन ऑफ x का स्क्वायर बाय n माइनस समीशन ऑफ x बाय n का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिमिलर चीज़ें। इसमें जहाँ पर भी x है क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा, तो समीशन ऑफ dx dy अपॉन n माइनस समीशन ऑफ dx बाय n समीशन ऑफ dy बाय n। बाद में कौन है? x, तो होल डिवाइड के नीचे समीशन ऑफ dx का स्क्वायर बाय n माइनस समीशन ऑफ dx बाय n का होल स्क्वायर। और इजी कर सकते हैं? हाँ इजी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना आएगा? n इंटू समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन x इंटू समीशन वाई। n नीचे कौन है? जो बाद में होता है वो नीचे आता नहीं, एक्स वाला नीचे आएगा। n इंटू समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। सिमिलरली इसको इजी करें तो हाँ कर सकते हैं, n इंटू समीशन ऑफ डी एक्स डी वाई माइनस समीशन ऑफ डी एक्स इंटू समीशन ऑफ डी वाई होल डिवाइडेड बाय n इंटू समीशन ऑफ डी एक्स का स्क्वायर। जो बाद में होता है वो नीचे आता है माइनस समीशन ऑफ डी एक्स का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास दोनों के फार्मूले आपको बता दिए गए हैं।
अब हम इसके आगे किस तरह से अप्लाई करते हैं इनको, उनकी बात करेंगे।